रेयर एक्सप्लेनेशन में फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के 35th एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हीरो और ब्यूटीफुल लेडी के बीच में एक डील होती है, जहाँ हीरो एक कीमती पत्थर की प्राइस को बढ़ाएगा और उसके बदले ब्यूटीफुल लेडी उसे फेंकवान की जीवनी का दूसरा भाग देगी। पिछले एपिसोड में हमारा हीरो इस ड्रामे के नए कैरेक्टर मिस्टर नागा से भी मिलता है, जिसका राज हम इस एपिसोड में खोलेंगे। और लास्ट में हीरो लेडी ऑफिसर को मैसेज करता है कि वह खतरे में है और उसे बचाने के लिए रूम नंबर 1206 में आ जाए। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में लेडी ऑफिसर को रूम नंबर 1206 में दिखाया जाता है, जहाँ पर अंधेरा होता है और कोई पीछे से उस पर हाथ रख देता है। यहाँ लेडी ऑफिसर अपने बचाव में उस पर हमला कर देती है। तभी हीरो जल्दी से लाइट्स ऑन करता है कि कहीं ये औरत उसे मार ना दे। लाइट्स ऑन होने के बाद हमें पता लगता है कि हीरो ने लेडी ऑफिसर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे सरप्राइज दिया होता है, जहाँ वह कल की गलती की भरपाई आज करना चाहता है। यहाँ पर लेडी ऑफिसर जैसे लड़कियों की आदत होती है, भाव खाते हुए हीरो से बोलती है कि मेरा बर्थडे तो कल था और तुम उसे बीच में छोड़कर चले गए, वह तुम्हारी गलती थी। इस पर हीरो जवाब देता है कि पूर्णिमा का चांद केवल पूर्णिमा को ही नहीं चमकता, पर उसके अगले दिन भी चमकता है। वैसे ही तुम्हारा बर्थडे कल था, परंतु उसका प्रभाव आज के दिन भी रहेगा। लॉजिक तो अच्छा दिया हीरो ने, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए यूज करूंगा। और फिर हीरो लेडी ऑफिसर से आगे बोलता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैंने बहुत सी अच्छी चीजों का अनुभव किया है और तुमने हमेशा मेरी मदद की, यहाँ तक कि मेरी जान भी बचाई। इसलिए तुम मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त हो और मैं आशा करता हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा ही ऐसी बनी रहे और हमेशा हमेशा के लिए हमारी दोस्ती में ईमानदारी रहे। और ये बात बोलकर हीरो यहाँ मोमबत्ती को जलाता है और फिर लेडी ऑफिसर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करती है और फिर दोनों मिलकर मोमबत्ती को बुझाते हैं और इस तरह से हीरो लेडी ऑफिसर का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी हीरो लेडी ऑफिसर को बोलता है कि मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और जैसे ही लेडी ऑफिसर उसके पास आती है, हीरो उसके चेहरे पर केक लगाकर भाग जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरो और ब्यूटीफुल लेडी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी ब्यूटीफुल लेडी हीरो को एक पेन ड्राइव देती है। इस पर हीरो बोलता है कि अगर तुम्हें पांडुलिपि की केवल फोटोज ही देनी थी तो वह तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती थी, मुझे यहाँ बुलाकर पेन ड्राइव देने का क्या मतलब है। इस पर ब्यूटीफुल लेडी जवाब देती है कि मैं अपने वादे को तुमसे मिलकर पूरा करना चाहती थी और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहूंगी कि तुम्हें फेंगक्वान के जीवन के दूसरे भाग को नहीं जानना चाहिए। भले ही फेंगक्वान ने अपने जीवन में खूब धन संपदा और ख्याति प्राप्त की और भले ही उसके पास गोल्डन आइज की पावर थी, परंतु उसके जीवन का दूसरा भाग काफी दुखद रहा। वह अचानक बीमार पड़ गया, उसकी पांचों इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया और वो लगभग पागल ही हो गया था। यहाँ ब्यूटीफुल लेडी की बात सुनकर हीरो को सदमा लगता है, क्योंकि वह जान पा रहा था कि वह फेंगक्वान के अतीत को नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुन रहा है। अब लास्ट में ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि मैंने अपने वादे के अनुसार तुम्हें फेंगक्वान के जीवन का दूसरा भाग दे दिया। ये बोल ब्यूटीफुल लेडी वहां से चली जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद ब्यूटीफुल लेडी को अपने पिता अंकल किन से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पिता को बताती है कि मैंने फेंगक्वान के जीवन का दूसरा भाग हीरो को दे दिया। इस पर अंकल किन बोलते हैं कि तुम हीरो पर कड़ी नजर रखना और हर समय उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना। यहाँ दूसरी तरफ हमें हीरो को दिखाया जाता है, जो फेंगक्वान की जीवनी का दूसरा भाग पढ़ रहा होता है। तभी उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है, जहाँ ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि ज़्वांगरुई आप कहाँ हैं, मुझे तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के अतीत के बारे में कुछ बताना है। या हीरो जवाब देता है कि ठीक है ग्रैंडफादर, मैं अभी आता हूँ। अब जब तक हीरो यहाँ आता है तब तक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन के साथ गेम खेलने लग जाते हैं। या ग्रैंडफादर गेम खेलने में काफी अच्छे होते हैं और बार बार ग्रैंडसन को हरा देते हैं और हराने के बाद अपने ग्रैंडसन को चिढ़ाते हैं और ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर पर गुस्सा होता है और उनसे लड़ने लगता है। और यह सीन इनके इन्हीं फनी मोमेंट के साथ यहीं कट जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद हीरो को दिखाया जाता है, जो ग्रैंडफादर से मिलने आ जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर हीरो को बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं लंगोटियां यार थे और एक दूसरे की लंगोट आपस में पहना करते थे। और बात उस समय की है जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक कब्र की खोज के लिए मैं जाने वाला था, परंतु आखिरी समय में मेरी जगह तुम्हारे ग्रैंडफादर को जाना पड़ा। और ग्रैंडफादर इस तरह से अपनी रास्ता बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और हीरो को ये बोलकर चले जाते हैं कि तुम 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक वेट्रेस एक रूम को ओपन करती है और रूम को ओपन करते ही उसे ग्रैंडफादर की लाश मिलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और साथ ही पहले हीरो वहाँ आता है और ग्रैंडफादर को मरा हुआ देख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर लेडी ऑफिसर वहाँ आती है और हीरो को समझाती है और फिर हीरो भागकर जाता है और ग्रैंडफादर के मोबाइल को चेक करता है। फिर लेडी ऑफिसर भी हीरो के पीछे वहाँ आती है और दोनों ग्रैंडफादर के मोबाइल पर आया लास्ट मैसेज को देखते हैं, जिसमें लिखा होता है अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उस साल आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ क्या हुआ था तो रो नंबर 102 में आ जाओ, मैसेज फ्रॉम मिस्टर नागा। यहाँ हीरो और लेडी ऑफिसर को यह समझ में आता है कि ग्रैंडफादर को मिस्टर नागा ने मिलने के लिए बुलाया था और फिर ग्रैंडफादर को मार के चला गया। और यह लेडी ऑफिसर एक और बात बताती है कि जब तुम्हारी शॉप में रॉबरी हुई तो वो डकैत जिस जेड आई को तबाह करके गए थे वो भी मिस्टर नागा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और लास्ट में लेडी ऑफिसर बोलती है परंतु एक बात समझ में नहीं आई
कि एक किलर मर्डर करने के बाद मैसेज करके अपने खिलाफ सबूत को क्यों छोड़ के जाएगा। फिर हमें मिस्टर नागा को दिखाया जाता है जिनके पास एक और आंख की आकृति होती है जिसे जेडाई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मिस्टर नागा अपना बोरिया बिस्तर बांध यूनान छोड़ यूक्रेन चले जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद हीरो, लेडी ऑफिसर और ग्रैंडसन को दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडसन थोड़ा भावुक होकर बोलता है कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ग्रैंडफादर चले गए। मैं जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर मेरे सामने हैं और सोफे पे बैठे हैं और मेरे साथ गेम खेलने की जिद कर रहे हैं। मैं हमेशा उनसे गेम में हार जाता था और उन पर खूब गुस्सा करता था और उनसे लड़ता भी था। मैं ये बात जानता था कि ग्रैंडफादर बूढ़े हो गए हैं और ये भी जानता था कि वह एक दिन मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैंने उनके जाने की कई अनगिनत कल्पनाएं कर रखी थी। मुझे लगा शायद उनका एक्सीडेंट हो जाएगा या शायद वह बीमार पड़ जाएंगे, परंतु मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनका अंत इस तरह से होगा। अब कोई मुझे बताएगा कि मेरे ग्रैंडफादर को किसने मारा। फिर लेडी ऑफिसर उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है कि जिसने भी ग्रैंडफादर को मारा है मैं एक दिन उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगी। फिर ग्रैंडसन को दिलासा देते हुए हीरो बोलता है कि मैं पहली बार ग्रैंडफादर से एंटीक मार्केट में मिला था। उन्होंने उस समय मुझे न्याय दिलाने में मदद की थी। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर दोनों में दोस्ती का रिश्ता था और वह दोनों सगे भाई से बढ़कर थे। और अब मैं इस पुरानी दोस्ती को तुम्हारे साथ कायम रखना चाहता हूँ और आज से हम दोनों भाई हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक ग्रैंडफादर के हथियारों को पकड़ ना लूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूटीफुल लेडी और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट ब्यूटीफुल लेडी को बताता है कि ग्रैंडफादर को किसी ने मार दिया है और अभी तक हत्यारे का पता नहीं चला है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है और जुआंग रोई अभी अच्छी हालत में है। वह हमेशा लेडी ऑफिसर के साथ रहता है। अभी उसकी हेल्थ में कोई चेंज नहीं है, वह एकदम ठीक दिखाई दे रहा है। इस पर ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि तुम हीरो पर नजर रखना और साथ ही इस मामले की जांच करो कि ग्रैंडफादर को किसने मारा। फिर हमें दोबारा तीनों को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो बताता है कि मेरी जब मिस्टर नागा से बात हुई तो उसने बोला कि मेरी वर्तमान सफलता को देखकर वह काफी खुश है और कुछ ऐसी बातें बोला जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, जैसे हमारा रिश्ता पुराना है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में दोबारा मुलाकात होगी। और फिर बाद में जब ग्रैंडफादर से बात हुई तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर और उनके दोस्ती के रिश्ते के बारे में बता रहे थे और साथ ही उन्होंने बताया कि अतीत में एक बार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वो कब्र की खोज में जा रहे थे, तभी आखिरी समय में उनकी जगह मेरे ग्रैंडफादर चले गए और वह बात को आगे बताने वाले थे कि उनको मैसेज आया और वो जल्दीबाजी में चले गए। हीरो की बात सुनकर ग्रैंडसन हीरो को उस समय के एक लिफाफा देता है जब कब्र की खोज में जाने के बाद हीरो के ग्रैंडफादर ने ग्रैंडफादर को एक लिफाफा भेजा था और ग्रैंडसन हीरो को बताता है कि ग्रैंडफादर ने इस लिफाफे को ऐसे छिपा के रखा था जैसे वो किसी खजाने को छिपा रहे हो। अब हीरो लिफाफे को खोलकर देखता है, उसमें आर्कियोलॉजिकल टीम की एक फोटो होती है और एक लेटर भी होता है जिसे हीरो पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि हमारी आर्कियोलॉजिकल टीम कब्र के स्थान पर पहुंच गई और यहाँ हमने एक कब्र की खोज की जो सौभाग्य से एकदम सुरक्षित थी, जिसमें हमें कई सारी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। परंतु अजीब बात यह है कि सभी प्राचीन वस्तुओं पर एक आंख की आकृति बनी हुई है और हम इस बात की जांच करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना के बाद हमारे साथी मिस्टर नागा के पिता के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, जैसे लंबे समय तक सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, कुछ समय के लिए आंखों की रोशनी चली जाना और अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को खो दिया और लगभग पागल से हो गए। और इस पागलावस्था में उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझ पर भी। और इस यात्रा के कई रहस्यमय पहलू हैं जिसे मैं वापस बीजिंग आने के बाद तुमसे इस पर गहराई से चर्चा करूंगा। और हाँ, तुम इस घटना के बारे में मेरे परिवार को मत बताना, वह बेवजह ही मेरी फिक्र करेंगे। इस लेटर को पढ़कर हीरो को समझ में आता है कि उसके ग्रैंडफादर और मिस्टर नागा के पिता दोनों ही उस समय आर्कियोलॉजिकल टीम के सदस्य थे और हो सकता है कि मिस्टर नागा के पिता मेरे ग्रैंडफादर को मार दिए हो और ये बात ग्रैंडफादर जानते हो और मिस्टर नागा ये चाहता हो कि ये बात किसी के सामने नहीं आए, इसलिए उसने ग्रैंडफादर को मार दिया। फिर हमें तीनों को कार में दिखाया जाता है जहाँ हीरो सोच रहा होता है कि जैसे जैसे लक्षण मिस्टर नागा के पिता में दिखे थे वैसे ही सेम लक्षण मेरे में भी हो रहे हैं। और यहाँ हीरो सोच रहा होता है क्या मेरी भी पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देगी और मैं भी पागल हो जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी हीरो के घर पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हीरो ब्रेकफास्ट करने के बाद पीने के लिए वाइन मंगाता है। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि तुम्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए। इस पर हीरो जवाब देता है कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज सेलिब्रेशन का दिन है। फिर हीरो की बात का जवाब देते हुए बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हम जानते हैं कि ग्रैंडफादर के जाने से आप दुखी हैं, परंतु आज कोई सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। और साथ ही बोलता है कि अगर आपके दिल में और कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। इस पर हीरो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड से बोलता है कि हमने साथ में मिलकर प्राचीन वस्तुओं की शॉप खोली, पर मैं उसे संभाल नहीं पाया और हो सकता है कि भविष्य में भी मैं उसे संभाल नहीं पाऊं, इसलिए उस शॉप की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ये बात बोलकर हीरो वाइन का गिलास पी जाता है। फिर हीरो वाइन का एक और गिलास भरता है और टीचर जिया से बोलता है
आप कभी कभी बहुत कड़वी बोलती हैं, परंतु आपका दिल साफ है और आप दिल की बहुत अच्छी हैं। और बेस्ट फ्रेंड के प्रति जो आपका प्यार और ईमानदारी है उसने वाकई मेरे दिल को छू लिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह भविष्य में भी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहेंगी। और ये बोल हीरो वाइन का गिलास पी जाता है और फिर हीरो दोबारा वाइन का गिलास भरता है और फिर बॉडीगार्ड से बोलता है, आप मेरे साथ मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हो और आपने हमेशा मेरी सुरक्षा की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आप इसी तरह इस घर की सुरक्षा करते रहना। और ये बोल हीरो फिर से वाइन का गिलास पी जाता है। यहाँ फिर हीरो दोबारा वाइन का गिलास भरता है और इस बार लेडी ऑफिसर से बोलता है, मैंने कई बार अपनी गलतियों से तुम्हें परेशान किया और तुम्हें गुस्सा भी दिलाया, परंतु फिर भी तुमने मेरी रक्षा की और मेरे लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दी, इसके लिए धन्यवाद। और यह लेडी ऑफिसर हीरो को बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा शराब पी लिया, अब तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, परंतु हीरो अपने वाइन का लास्ट गिलास पीता है। और फिर बॉडीगार्ड हीरो को आराम करवाने के लिए बेडरूम में ले जाता है। फिर हीरो के जाने के बाद बेस्ट फ्रेंड लेडी ऑफिसर से पूछता है कि हीरो को क्या हो गया। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि हो सकता है कि ग्रैंडफादर के जाने के गम में अपना हीरो थोड़ा दुखी हो गया हो। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड हीरो की डायरी को पढ़ लेता है जिसमें फेंगक्वान की जीवनी का भी उल्लेख होता है। यहाँ उसे पता लगता है कि हीरो की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ और उसे पढ़कर वह गोल्डन एज के बारे में जान जाता है और हीरो को जगाकर पूछता है कि ये सब क्या है। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन एज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।